भारत को ज्ञान गुरु और शिक्षा की भूमि कहा जाता है। नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से लेकर आज के आईआईटी और एम्स तक शिक्षा भारत की आत्मा रही है। लेकिन आज वही शिक्षा एक व्यापार और कई जगहों पर एक माफिया सिस्टम बन चुकी है। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की बातचीत में। भारत एक ऐसा देश जहां शिक्षा को कभी पूजा गया था, जहां गुरु केवल पढ़ाता नहीं था, वह जीवन गढ़ता था। गुरुकुलों में न कोई फीस स्लिप होती थी, न कोई ब्रांड नेम। शिक्षा वहां व्यापार नहीं, संस्कार थी। लेकिन आज अगर आप किसी शहर के किसी बड़े स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, तो आपको वहां कोई मंदिर नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा एक कॉर्पोरेट गेट, एक ब्रांडेड बोर्ड और उस बोर्ड के नीचे खड़े माँ बाप, वो भी डरे हुए। डर इस बात का नहीं कि बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं, डर इस बात का कि क्या वे इस सिस्टम को अफोर्ड कर पाएंगे। आज भारत में शिक्षा एक सपना नहीं, एक ईएमआई बन चुकी है। जब एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं, तो वे सिर्फ एक फॉर्म नहीं भरते, वे एक लंबी, महंगी और मजबूरी भरी यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा जिसमें हर साल एक नया चार्ज जुड़ता है, हर साल एक नया डर पैदा होता है, और यहीं से शुरू होती है इंडियन स्कूल माफिया की कहानी। यह माफिया किसी अंधेरी गली में नहीं मिलता, यह फाइलों में बैठा होता है। यह कानून की भाषा बोलता है और यह मुस्कुराते हुए लूटता है। भारत में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल कानून के अनुसार नॉन प्रॉफिट होते हैं, मतलब ये मुनाफा नहीं कमा सकते। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह मुनाफा नहीं, तो फिर स्कूल मालिकों के पास इतनी जमीन, इतनी इमारतें, इतनी गाड़ियां कहां से आती हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि यह सिस्टम सीधा नहीं है। यहाँ पैसा स्कूल से नहीं, स्कूल के आसपास से कमाया जाता है। स्कूल एक ट्रस्ट के नाम पर, ट्रस्ट एक परिवार के हाथ में, और उस परिवार के लोग हर उस जगह मौजूद हैं जहाँ से पैसा निकल सकता है। किताबों की सप्लाई में, यूनिफॉर्म की दुकान में, बस सर्विस में, कैंटीन में, और कभी कभी स्कूल के बगल में चलती कोचिंग में भी। कागजों में स्कूल घाटे में होते हैं और हकीकत में ये सिस्टम मुनाफे में। और इस पूरे खेल में सबसे कमजोर कड़ी होता है वो माता पिता जो सवाल करना चाहते हैं लेकिन डरता है, जो विरोध करना चाहता है लेकिन पीछे हट जाता है, क्योंकि हर विरोध के साथ एक धमकी जुड़ी होती है, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। यही डर इस माफिया की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी कोई इस डर के खिलाफ खड़ा होता है, तब तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। साल 2017, दिल्ली का द्वारका, एक नामी स्कूल, हजारों माता पिता सड़कों पर, पोस्टर पर लिखा एजुकेशन इज नॉट अ बस। 40 से 50% तक की फीस बढ़ाई गई थी, बिना किसी सरकारी मंजूरी। जब सवाल पूछे गए तो बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया गया, रिजल्ट रोकने की बात कही गई। यह कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं थी, यह द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर थी। और यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, यही कहानी जयपुर में भी थी, नोएडा में भी थी, गुरुग्राम में भी थी। हर जगह स्कूल का नाम अलग, लेकिन तरीका एक। फीस बढ़ाओ, चुप्पी मांगो और विरोध को दबा दो। और यहीं से उठता है एक सवाल, अगर शिक्षा सच में सेवा है, तो उससे डर क्यों जोड़ा गया है? अगर स्कूल सही है, तो सवाल पूछने से क्यों रोका जाता है? और अगर सब कुछ कानून के हिसाब से है, तो हर साल इतने विरोध क्यों होते हैं? इन सवालों के जवाब हम धीरे धीरे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। यह कहानी है किताबों के नाम पर लूट की, गरीब बच्चों के नाम पर घोटालों की, और डरे हुए शिक्षकों की, और टूटते हुए छात्रों की। और यही कहानी आगे और गहरी होने वाली है। जैसा कि हमने देखा कैसे शिक्षा का चेहरा सेवा से बदलकर व्यवसाय बन गया, लेकिन अब सवाल यह है कि यह व्यवसाय चलता कैसे है? इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द में, और वो है फीस। भारत में प्राइवेट स्कूलों की सबसे स्थायी आमदनी है फीस। हर साल हर बच्चे से बिना किसी जोखिम के एक माता पिता, चाहे नौकरी में प्रमोशन पाए या ना पाए, चाहे महंगाई बढ़े या ना बढ़े, स्कूल की फीस हमेशा बढ़ती है। और यह बढ़ोतरी अक्सर किसी तर्क पर नहीं, किसी मजबूरी पर टिकी होती है।
जब कोई स्कूल कहता है इस साल फीस 15% बढ़ेगी, तो वह सलाह नहीं देता, वो सिर्फ फैसला सुनाता है, क्योंकि वह जानता है कि माता पिता के पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत अक्सर डराती है और अच्छे सरकारी स्कूल बहुत कम हैं। इस डर का फायदा प्राइवेट सिस्टम उठाता है। जैसा कि हमने बताया, 2017 में दिल्ली के द्वारका इलाके में जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। एक प्रतिष्ठित स्कूल ने एक ही साल में 40 से 50% तक फीस बढ़ा दी। कोई सार्वजनिक ऑडिट नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं। जब माता पिता ने स्कूल प्रशासन से पूछा तो जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने आवाज उठाई तो बच्चों को सजा मिलने लगी, क्लास से बाहर निकाल दिया गया, परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, रिजल्ट रोकने की धमकी दी गई। अखबारों में तस्वीरें छपी थी, माँ बाप हाथों में तख्तियां लिए स्कूल के बाहर खड़े थे और तख्तियों पर लिखी थी सिर्फ एक लाइन, एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस। यह पंक्ति एक स्कूल के लिए नहीं थी, यह एक पूरे सिस्टम के लिए थी। और यही कहानी दिल्ली तक सीमित नहीं रही। राजस्थान के जयपुर में एक नामी स्कूल के बाहर अभिभावकों ने आरोप लगाया कि फीस न भर पाने पर बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। यह एक अपमान था, क्योंकि जब शिक्षा हक की जगह एहसान बन जाए तो सम्मान टूटने लगता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लगभग हर राज्य से खबरें आई हैं। कहीं स्कूल बंद करने की धमकी, कहीं टीसी रोक ली गई, कहीं बच्चों को स्टेज पर खड़ा करके शर्मिंदा किया गया। यह सब कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून कागजों में रहता है। स्कूलों के पास एक और हथियार है, वो है जटिल भाषा। वे फीस को फीस नहीं कहते, वे कहते हैं चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, एक्टिविटी चार्ज, स्मार्ट क्लास चार्ज, एनुअल चार्ज। नाम बदल जाता है, राशि वही रहती है या बढ़ जाती है, और माता पिता उस भाषा को समझने से पहले उनको रसीद थमा दी जाती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो फीस से अलग दिखती हैं, लेकिन असल में फीस का ही हिस्सा हैं, जो हैं किताबें। अक्सर स्कूल एक सूची देते हैं और नीचे लिखा होता है बुक्स टू बी परचेज्ड फ्रॉम ऑथराइज्ड वेंडर ओनली, यानी वही दुकान जिसका स्कूल से सीधा या परोक्ष रिश्ता होता है। वही किताब जो खुले बाजार में आधी कीमत पर मिलती है, स्कूल की दुकान पर दोगुने दाम में बिकती है। माता पिता पूछते हैं क्या बाहर से ले सकते हैं? जवाब आता है नहीं, क्योंकि सिलेबस मैच नहीं करेगा। ज्ञान को कमीशन से बांध दिया गया है। यूनिफॉर्म का खेल और भी अजीब है, हर साल थोड़ा सा रंग बदल जाता है, कभी कॉलर बदल जाती है, कभी पट्टी बदल जाती है, कभी लोगो। परिणाम यह है कि पिछले साल की यूनिफॉर्म बेकार हो जाती है और मजबूरी यह है कि नई यूनिफॉर्म उसी दुकान से लेनी है जो स्कूल ने तय की है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कई शहरों में स्कूल बस की फीस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 3 गुना ज्यादा होती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बच्चों को समय पर पहुंचना है और स्कूल भी जाना है, और स्कूल को पता है कि आप मना नहीं कर पाएंगे। यह सब छोटी छोटी बातें नहीं है, यह एक डिजाइन किया हुआ मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जहां हर सुविधा एक कमाई का जरिया है। और इन सब के बीच एक कानून आता है जो उम्मीद लेकर आता है, जिसे आया RTE, यानी राइट टू एजुकेशन। ये कानून कहता है कि हर निजी स्कूल को कुछ सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रखनी होंगी। कागजों में यह कानून समानता की मिसाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी कानून के नाम पर सबसे बड़ा धोखा हुआ। इंदौर और जबलपुर में जांच के दौरान सामने आया कि कई निजी स्कूलों ने फर्जी एडमिशन दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए लिए। कुछ बच्चे कभी स्कूल आए ही नहीं थे, कुछ ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन कागजों में वे सालों तक पढ़ते रहे। उनके नाम पर सरकारी फीस आती रही और पैसा सिस्टम में खुलता रहा। यह कोई आरोप नहीं है, यह जांच रिपोर्ट्स में दर्ज तथ्य हैं जो अखबारों में छपे हैं। गरीब बच्चा जिसके लिए यह कानून बना था वह स्कूल के बाहर ही रहा और उसके नाम पर कोई और कमाता रहा। यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर कानून भी लूट का जरिया बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? और इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तक हमने फीस, किताब, यूनिफॉर्म और कानून के नाम पर चल रहे खेल को देखा, लेकिन यह सिस्टम सिर्फ पैसों से नहीं चलता, यह चलता है खामोशी से। और इस खामोशी की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं टीचर्स। भारत में एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक कागजों में बहुत सम्मानित है, लेकिन हकीकत में सबसे असुरक्षित। कई राज्यों में सरकारी स्कूल शिक्षक की न्यूनतम सैलरी 30 से 40 हजार होती है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में उसी योग्यता वाला शिक्षक 8 से 15 हजार में काम करता है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई यूनियन नहीं, कोई आवाज नहीं। कई स्कूलों में शिक्षकों से खाली चेक साइन करवाए जाते हैं।
कुछ जगहों पर सैलरी का हिस्सा कैश में वापस ले लिया जाता है। कागजों में पूरी सैलरी दिखती है और हकीकत में आधा ही पैसा मिलता है। अगर कोई शिक्षक इसका विरोध करे तो अगले टर्म में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता और शिक्षक चुप हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बोलेगा तो सिस्टम उसे बाहर कर देगा। अब सोचिए, जो शिक्षक खुद डरा हुआ है वो बच्चे को सवाल करना कैसे सिखाएगा। यही डर है क्लासरूम तक पहुंचता है। बच्चों पर नंबर का दबाव, रिजल्ट का डर, रैंक की दौड़। एक बच्चा अगर औसत है तो सिस्टम उसे असफल मान लेता है। कई नामी स्कूलों में बोर्ड एग्जाम से पहले कमजोर छात्रों को स्कूल छोड़ने का इशारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहता। यह कोई अफवाह नहीं है, यह माता पिता के बयान हैं जो मीडिया में आए हैं। कुछ बच्चों को कहा गया ओपन से कर लो, कुछ को कहा गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लो, और बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसकी गलती क्या थी। अब बात करते हैं एक और बड़े खेल की, जिसे कहते हैं कोचिंग नेक्सस। कई बड़े स्कूल सीधे या परोक्ष रूप से कोचिंग सेंटर से जुड़े होते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है आधा और बाहर कोचिंग ज्वाइन करने का संकेत दिया जाता है। कुछ शिक्षक खुद कोचिंग चलाते हैं, कुछ स्कूल खुद का कोचिंग ब्रांड लॉन्च करते हैं और इसका परिणाम उस छोटे बच्चे पर पड़ता है। सुबह स्कूल, शाम कोचिंग और रात को होमवर्क। बचपन कैलेंडर में कहीं खो सा जाता है। अब आइए उन अखबारों की तरफ जिन्होंने इस सिस्टम पर रोशनी डाली। 2019 में महाराष्ट्र के पुणे में एक स्टिंग रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे एक स्कूल डोनेशन के नाम पर एडमिशन बेच रहे थे। कानून कहता है डोनेशन गैर कानूनी है, लेकिन कैमरे में राशि तय हो चुकी थी। यहाँ नंबर नहीं, पैसा बोल रहा था। इसी तरह बेंगलुरु में कैपिटेशन फीस को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई। कागजों में सीट फुल थी और हकीकत में सीट पैसे से खुलती थी। और यह सब तब होता है जब एक बच्चा पढ़ना शुरू भी नहीं करता। अब सवाल यह नहीं है कि सिस्टम में खामियां हैं, सवाल यह है क्या सिस्टम खामियों से बना है? कि जब हर स्तर पर एक जैसा पैटर्न दिखे तो उसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। यही पैटर्न एक सरकारी निगरानी में भी देखते हैं। अधिकतर राज्यों में स्कूल ऑडिट सालों तक नहीं होते और अगर होते भी हैं तो पहले से सूचना देकर जांच की जाती है। फाइलें ठीक की जाती हैं, कागज पूरे किए जाते हैं और फिर जांच चली जाती है। असली कहानी फाइलों के बाहर होती है। यही वजह है कि यह माफिया सिर्फ पैसा नहीं कमाता, यह भरोसा भी तोड़ता है। माता पिता का भरोसा, शिक्षक का भरोसा और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे का भरोसा। लेकिन अब भी एक पहलू बाकी है, सरकार, नीति और वो लोग जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़े। अब तक हमने इस सिस्टम के भीतर हो रही लूट को देखा, लेकिन एक सवाल लगातार पीछा कर रहा है, क्या कभी इस माफिया पर कार्रवाई भी हुई है? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत कम और बहुत देर से। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। साल 2018 दिल्ली सरकार ने कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की। आरोप था अवैध फीस बढ़ोतरी, फर्जी अकाउंट्स और पेरेंट्स को डराकर चुप कराना। जांच के दौरान यह सामने आया कि कई स्कूल दो तरह के बही खाते रखते हैं, एक सरकार के लिए और दूसरा असल कमाई के लिए। कुछ स्कूलों को फीस वापस करने का आदेश दिया गया, कुछ पर जुर्माना लगा। सवाल ये है, क्या इससे सिस्टम बदला? नहीं, क्योंकि अधिकतर मामलों में स्कूल कोर्ट चले गए, केस सालों तक चले और इस दौरान फीस वसूली चलती रही। अब हरियाणा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई स्कूलों पर आरटीई उल्लंघन के आरोप लगे। सरकार ने कुछ स्कूलों की मान्यता रद्द की। खबरें आई, टीवी डिबेट हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद सब शांत हो गया। स्कूल दोबारा खुले, नए नाम से, नए मैनेजमेंट के नाम पर, और पुराना सिस्टम, वो भी नए बोर्ड के पीछे, जिंदा रहा और चलता रहा। यही पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी दिखा। नोएडा और गाजियाबाद में फीस बढ़ोतरी और डोनेशन को लेकर कई शिकायतें दर्ज हुई। कुछ स्कूलों पर एफआईआर तक हुई, लेकिन ज्यादातर मामले सेटलमेंट पर खत्म हो गए। कोई बड़ी सजा नहीं, कोई मिसाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अकेले इस सिस्टम से लड़ाई लड़ी। कुछ माता पिता जिनके पास न पैसा था न ताकत, बस क्या था? वो था सवाल। दिल्ली में एक पिता ने आरटीआई डाली, स्कूल की अकाउंट डिटेल्स मांगी, पहले जवाब नहीं मिला, फिर टाल मटोल हुई, फिर धमकी दी गई। बच्चे के साथ व्यवहार बदला गया, लेकिन उस पिता ने पीछे हटने से मना कर दिया। मामला मीडिया तक पहुंचा, फाइलें खुली और पहली बार स्कूल को जवाब देना पड़ा। यह जीत बहुत छोटी थी, लेकिन जरूरी थी। इस तरह बेंगलुरु में एक टीचर ने विसल ब्लोअर बनकर सामने आने की कोशिश की।
उसने बताया कि कैसे सैलरी का एक हिस्सा कैश में वापस लिया जाता है, कैसे फर्जी खर्चे दिखाए जाते, लेकिन उसका नाम कभी सार्वजनिक नहीं हुआ क्योंकि डर था, अगर नाम आया तो नौकरी नहीं रहेगी, करियर खत्म हो जाएगा। यही वजह है इस सिस्टम में विसल ब्लोअर बहुत कम है। अब सरकार की भूमिका समझना जरूरी है। शिक्षा राज्य का विषय है, हर राज्य की अपनी नीति है, लेकिन लगभग हर जगह एक बात समान है, निगरानी बहुत कमजोर है। स्कूल निरीक्षण अक्सर पहले से बता कर किए जाते हैं, ऑडिट फाइलों तक सीमित रहती है, ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं देखता, और जब कभी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो सरकार फायर फाइटिंग मोड में आ जाती है। एक आदेश, एक कमेटी, एक प्रेस नोट, लेकिन स्थायी सुधार बहुत कम। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल सिर्फ शिक्षा संस्थान नहीं है, वो वोट बैंक भी हैं, वो इन्फ्लुएंस भी हैं। कई स्कूल ट्रस्ट राजनीतिक लोगों से जुड़े होते हैं, कुछ नेता खुद स्कूल चलाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, निगरानी करेगा तो कौन करेगा? यही टकराव इस माफिया को और मजबूत बनाता है। अब सोचिए, अगर यह सिस्टम इतना ताकतवर है तो बदलाव कहाँ से आएगा? जवाब है नीचे से, माता पिता से, शिक्षकों से और जागरूकता से। कुछ शहरों में पेरेंट्स एसोसिएशन बनी, सामूहिक शिकायतें दर्ज हुई, कुछ जगह पर फीस बढ़ोतरी रुकी, कुछ जगह किताब और यूनिफॉर्म बाजार से लेने से छूट मिली। ये छोटी जीतें थी, लेकिन यही संकेत है कि सिस्टम अछूता नहीं है। अभी इस कहानी का एक आखिरी हिस्सा बाकी है, वह हिस्सा जहां हम इस पूरी कहानी को समेटेंगे, जहां सवाल होगा आगे क्या, और जहां बात होगी उस बच्चे की जो इस पूरे सिस्टम के बीच में खड़ा है। हमने इस सिस्टम के हर कोने को देखा, फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, कानून, सरकार, स्कूल और शिक्षक। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में एक चेहरा है जिसकी आवाज हमने सबसे कम सुनी है, बच्चा। वही बच्चा जिसके नाम पर पूरा सिस्टम चलता है। एक बच्चा स्कूल में यह सीखने आता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे यही सिखाया जाता है, चुप रहो, नंबर लाओ, रैंक पकड़ो, लाइन में चलो। अगर बच्चा पूछे क्यों, तो उसे कहा जाता है यह सिलेबस में नहीं है। अगर बच्चा थक जाए तो कहा जाता है कंपटीशन बहुत तेज है। धीरे धीरे बच्चा सीख लेता है कि सुरक्षित वही है जो चुप है, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है। आज भारत में हर साल लाखों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ पैसे की वजह से, कुछ दबाव की वजह से, कुछ इसलिए क्योंकि वे खुद को इस दौड़ के लायक नहीं मान पाते। यह सिर्फ ड्रॉप पॉइंट नहीं है, या यह ड्रॉप आउट नहीं है, यह है सपनों का टूटना। अब सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल यह है कि अब किया क्या जाए। सबसे पहले माता पिता को यह समझना होगा कि शिक्षा एक प्रोडक्ट नहीं है। फीस का मतलब चुप्पी नहीं होता, सवाल पूछना अपराध नहीं है, एकजुट होकर आवाज उठाना सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षकों को सम्मान के साथ साथ सुरक्षा चाहिए, बिना डर के बोलने का हक चाहिए, न्यायपूर्ण वेतन चाहिए और स्थिर नौकरी चाहिए, क्योंकि डरा हुआ शिक्षक आजाद सोच नहीं पैदा कर सकता। सरकार को सिर्फ कानून नहीं, निगरानी लागू करनी होगी। अचानक ऑडिट, डिजिटल फीस ट्रैकिंग, किताब और यूनिफॉर्म पर स्पष्ट दिशा निर्देश। सबसे जरूरी है सरकारी स्कूलों में निवेश। जब तक सरकारी स्कूल मजबूत नहीं होंगे, प्राइवेट सिस्टम मजबूरी बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका समाज की है। हमने शिक्षा को स्टेटस सिंबल बना दिया है, बड़े स्कूल का नाम, बड़े बोर्ड, बड़े वादे, लेकिन बड़ा सवाल कहीं खो गया है। क्या हमारा बच्चा सोचना सीख रहा है या सिर्फ याद कर रहा है? यह डॉक्यूमेंट्री किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ है जो शिक्षा को डर और मुनाफे में बदल देती है। अगर आप माता पिता हैं तो सवाल पूछिए, अगर आप शिक्षक हैं तो चुप मत रहिए, और अगर आप छात्र हैं तो याद रखिए, आप समस्या नहीं हैं, आप वजह हैं। यह लड़ाई एक दिन खत्म नहीं होगी, ना ये एक दिन में खत्म हो सकती है, लेकिन हर सवाल, हर आवाज, हर बातचीत एक शुरुआत है। और शायद यही वजह है कि हमारे इस चैनल का नाम है बातचीत, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब चुप्पी टूटती है। मिलते हैं आप सबसे किसी और नए एपिसोड में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बातचीत करते रहिए। धन्यवाद।